बात है नहीं बेटा। तो हमको क्या करना है बेटा, दो चार्जों के बीच में फोर्स निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? फोर्स। तो आपको इसमें दो चार्जों के बीच में फोर्स के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें Q1 दिया जाएगा, Q2 दिया जाएगा, आर स्क्वायर दिया जाएगा, और आपसे क्या पूछेगा? F। पिछली साल तुम्हारे पेपर में इसी के ऊपर सीधा क्वेश्चन आया था। एक Q1 दिया था, एक Q2 दिया था और R दिया था, और आपसे पूछा था फोर्स बताइए। तो कुछ लोग तो ये भी नहीं कर पाए। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि इस बार और कठिन आए आपको। उसके बाद ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर मीडियम में निकालना हो फोर्स तो यहाँ पे नीचे कैपिटल के लगा देते हैं, और कैपिटल के आपको पेपर में दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? पेपर में दिया जाएगा। तो अपन क्वेश्चन समझते हैं बेटा, है ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो। बातें नहीं करें, क्वेश्चन लिखो। 2 पॉइंट चार्जेस क्यों बात कर रहे हो भाई तुम? 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at 10 centimeter in a medium of dielectric constant 3. Find force. 2 point charges 2 microcoulomb and 10 microcoulomb are placed at 10 centimeter in medium of dielectric constant 3. Find force. अब आपको इसमें सबसे पहले क्या गिवन है वो समझ लो। गिवन दैट सबसे पहले आपको Q1 गिवन है कितना? 2 माइक्रोकूलम। Q2 गिवन है कितना? 10 माइक्रोकूलम। R गिवन है कितना? 10 सेंटीमीटर। और K गिवन है कैपिटल कितना? 3। यही गिवन है बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो आपने आपको बताया था माइक्रो को जब कन्वर्ट करते हैं तो कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। ओके, तो दिया ही गया है। तो आपके पास में फॉर्मूला है, आपने इसको सॉल्व किया बेटा। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, मीडियम में होता है तो नीचे कैपिटल K और लगा देते हैं। ठीक है, मीडियम के लिए क्या लगा देते हैं? कैपिटल K। तो ये मीडियम में निकालना है ना, तो नीचे हमने क्या लगा दिया? कैपिटल K। तो स्मॉल k की वैल्यू कितनी है? 9। ये तो फिक्स होती है, बदलती नहीं है। 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -6। Q2 कितना है? 10 इंटू 10 की पावर -6। K कितना है? 3। और R कितना है? 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूले में, आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर कर दिया। अब आप ध्यान से देखो बेटा, 3 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा? 3। और यहां पर F इक्वल टू आ जाएगा, देखो 2। देखो बेटा 12 थे और 10 थे प्लस के, 9 जीरो और 1 जीरो कितना हो गया? 10। तो 12 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? 10 की पावर -2 अपॉन 10 में से 1 चला जाएगा तो -1 बचेगा, और इसलिए हो जाएगा -2। देखो बेटा 10 प्लस का 1 है, 10 की पावर -2 है, -2 में से +1 जाएगा, कितना बचेगा? -1। -1 को 2 बार लिख दोगे तो 10 की पावर -2। अब 10 की पावर -2 कट गया, तो आपका आंसर आ गया F इक्वल टू 2 न्यूटन। F इक्वल टू 2 न्यूटन। बात समझ में आई? कैलकुलेशन कहां गड़बड़ लगी? यहां से नहीं आया तो फिजिक्स तो यही खत्म हो गई, मैथ चल रहा है। देखो 3 से 9 होता है, तो 3 से 9 इधर देखें, 3 से 9 कटा, 3 बचेगा,
अब ये 10 इंटू 10⁻² होता है। जब कोई चीज बेस समान होने पर पावर क्या होती है, ऐड। तो इस पे पावर कितनी है 1, इस पे पावर कितनी है -2, तो कितना बचा -1, और -1 पे स्क्वायर लिखा है तो मल्टीप्लाई होता है इसका, तो 10⁻²। बात समझ में आएगी नहीं? तो कैलकुलेशन में आपकी दिक्कत होगी तो वो आपको फिजिक्स करने लग सकती है। अब इधर ऊपर देखें, ये कितना है 6 और 6 माइनस के 12 हो गए माइनस के, और ये 9 प्लस का और 1 प्लस का ये है, तो कितने हो गए 10। तो -12 में से प्लस के 10 जाएंगे, -2 बचेंगे, तो -2 बचे, -2 से -2 कट गए। ये अच्छा सॉरी हाँ, ये वाला 3 बेटा कह रहे हो ना, तो ये 3 लिखना भूल गए, तो 3 2 जा 6, तो 3 लिखना भूल गए, लिख लो बेटा। लिख लिया कि नहीं? नहीं लिखा? इतने पीछे क्यों बैठ जाते, आगे बैठा करो ना, वो पीछे वाले, और तुम सभी यहीं बैठा करो ना, इसके इधर आगे समझ में बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान, ये मीडियम था, और अगर मीडियम नहीं दिया होता, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं दिया होता, तो ये वाला की नहीं लगता, ये वाला की हटा के बाकी का ये 3 छोड़ के बाकी का अपना सॉल्व होकर आंसर आ जाता। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से सुनेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है if two charges are placed at certain distance, two charges are placed at certain distance and its distance becomes double, find new force।
दो चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए बेटा, डबल कर दिया जाए, तो बताइए नया फोर्स क्या होगा। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, आपको बस इसको ऐसे करना है। सबसे पहले आपको बताओ नॉर्मल फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर, यही है। और आपसे कह रहा है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दो, क्या कर दो, कुछ डिस्टेंस को डबल, तो के Q1 Q2 आर की जगह क्या लिख दूं मैं, इस आर की जगह मैं क्या लिख दूं, 2r। डबल का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस को डबल करना, मतलब अगर पहले आर थी तो अब कितनी हो जाएगी, 2r, तो मैंने इस आर की जगह लिख दिया 2r का होल स्क्वायर। तो हमारा ये एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन 4r स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड दे दिया, तो एफ डैश अपॉन एफ, अब ये एफ डैश क्या लिखा हुआ है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 4r स्क्वायर, ये लिखा है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो के Q1 से के Q1 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो हमारा एफ डैश इक्वल टू आ गया 1/4, 1/4। तो यहां से एफ डैश कितना आ गया, F/4, मतलब आपका फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो जाएगा। डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। बात समझ में आई, आगे की नहीं आगे, फिर से समझ लो। डिस्टेंस को डबल कर देंगे, डिस्टेंस वैसे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, तो आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक चीज पढ़ी होगी, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो अगर ये डबल हो रहा है तो ये आधा होना चाहिए, पर स्क्वायर लगा है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो वो अगर डबल बढ़ेगा तो 4 गुना घटेगा। 2 का स्क्वायर क्या, अगर ये 3 गुना बढ़ा दो तो ये 9 गुना घट जाएगा। स्क्वायर लगा ना, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये 9 टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आई, इस क्वेश्चन को लिख लो। समझ में आ गया बेटा? आप में से कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? डिस्टेंस को डबल करना मतलब आर की जगह 2r रखना, वैसे इतना करना। अब अगले वाले क्वेश्चन में पता क्या दिया गया है, अगले वाले क्वेश्चन में दिया गया है चार्ज को डबल कर दो, दोनों चार्ज को क्या कर दो, डबल कर दो, और डिस्टेंस को भी डबल कर दो। और अगले वाले क्वेश्चन में हो सकता है बोले चार्ज को आधा कर दो, डिस्टेंस को डबल कर दो। तो ये कंसेप्ट एक ही चीज पर है, आपकी वैल्यू चेंज कर सकता है। ठीक है, अब जैसे एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को, लिखो बेटा, if the charges becomes half and distance becomes double, distance becomes double, find new force, find new force।
अब की बार में चार्जेस को आधा कर दिया जाए और डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो नया फोर्स कितना होगा, है ना। तो आप लोगों को पता है कि नॉर्मल हमारा फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। अब इधर देखें सब लोग, फिर लिख लेना, नया फोर्स निकालना है, चार्ज को कितना कर दें, चार्ज को चार्जेस बिकम्स हाफ, तो आधा मतलब Q1 अपॉन 2, दूसरा Q2 अपॉन 2, और डिस्टेंस को कितना कर दिया जाए, डबल, तो R की जगह 2R का होल स्क्वायर, तो F डैश कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तीसरी संख्या ना इसके नीचे आपको पता है, 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो चौथी संख्या ऊपर जाती है और तीसरी कहां जाती है, दूसरे के पास। पढ़ा होगा सबने ये A अपॉन B अपॉन C अपॉन D रूल, ये यहां चला जाता है, ये यहां चला जाता है, तो ये यहां पर जब जाएगा तो हमारा F डैश कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन 4 4 जा 16R स्क्वायर। अब जब हम इक्वेशन सेकंड में डिवाइड देंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो F डैश अपॉन F कितना आएगा बेटा, K Q1 Q2 अपॉन 16R स्क्वायर अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कट गया K Q1 Q2, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो F डैश इक्वल अपॉन F आया हमारा 1 अपॉन 16, तो F डैश इक्वल टू आ गया F अपॉन 16, 16 गुना कम हो जाएगा फोर्स। बात समझ में आई, लिख लो। और शनिवार को बेटा टेस्ट देने सबको आना है, कोई छोड़ देने, हर शनिवार को टेस्ट होता है ना, चाहे उसने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो फिर भी आना है, इससे आपको क्वेश्चन पता चलते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो MCQ होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप OT बोलते हैं जिसको, उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। जैसे मान लो ये चैप्टर फिनिश हो गया, उसके बाद फिर इसके MCQ कैसे बनते हैं, कैसे आप लोगों से ही बन जाएंगे, पहले तो हम आपसे सिर्फ पूछेंगे, आप आंसर बता देंगे अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में, पता है क्या, अगर सुन लो बेटा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, MCQ का ही क्वेश्चन है, मैं ऐसे बता रहा हूँ नॉर्मल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, मतलब बोथ चार्जेस बिकम्स डबल देन न्यू फोर्स विल बी, ऑप्शन में होगा आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना बढ़ा जाएगा। तो अभी अपना F/4 आया था ना पिछले क्वेश्चन में, तो 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये MCQ में भी बन जाता है क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा MCQ में, मीडियम में रखने पर फोर्स घटता है या बढ़ता है, तो सबको पता है कि नीचे डिवाइड होता है K का, तो जब डिवाइड होता है तो K टाइम्स डिक्रीज होता है, K टाइम्स क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, समझ में आ रही। अभी यहाँ पर मैंने बोला था चार्जेस बिकम्स हाफ, हो सकता है पेपर में पूछ लिया चार्जेस बिकम्स डबल,
और डिस्टेंस बिकम्स डबल बोला था, हो सकता है उसकी जगह क्या आ जाए, हाफ, हो सकता है डबल ही आ जाए। तो अगर मान लो ये डबल हो जाए, ये भी डबल हो जाए, तो चार्जेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? यहाँ 2q इंटू 2q लिखोगे, लिखोगे कि नहीं? तो ये 4 ऊपर आ जाएगा और 4 ये है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो चार्ज पे, वो फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके क्वेश्चन कर लेंगे ना सब लोग, किसी को इसमें दिक्कत? नया कंसेप्ट पढ़े इसमें। चलो अब एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं बेटा। एफ दिया जाएगा और आर पूछेगा, एफ दिया जाएगा और आर पूछेगा। देखो एक क्वेश्चन, 2 microcoulomb and 3 microcoulomb are placed at certain distance, the force acting between them is 60 Newton. Find the distance between them. अब की बार क्वेश्चन में आर नहीं दिया, अब की बार एफ दिया, और क्या पूछा है? पहले आर दिया था और क्या पूछा था? एफ। बात समझ में आई? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन दैट लिखेंगे अपन, गिवन दैट Q1 गिवन है 2 माइक्रोकूलम, Q2 गिवन है 3 माइक्रोकूलम, F दिया गया है 60 न्यूटन। तो माइक्रो को बदलेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। फोर्स का फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 60 एक F की जगह, F की जगह 60 रखेंगे कि नहीं? दिया गया ना F 60 न्यूटन, तो F की जगह हमने लिख दिया 60 और Q1 कितना दिया है? 2 इंटू 10 की पावर -6। Q2 कितना दिया गया है? 3 इंटू 10 की पावर -6। और के कौन सी के? अच्छा रखेंगे ना, यहाँ पे रखेंगे, क्यों रखेंगे? ये वाली के रखेंगे बेटा, है ना? 60 के की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की 2 इंटू 10 की पावर -6, Q2 की 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर कितना है निकालना है बेटा। अब इसको काटेंगे अपन, कैसे कटेगा ध्यान से सुनेंगे। 3 2 जा 6, तो 6 से कट गया ये 6, तो यहाँ कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू ये 6 6 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 अपॉन नीचे 10, ये 10 इधर चला जाएगा, R स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये R 10 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 10 की पावर -4। तो R निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा? वो स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, और ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। या तो यही आंसर लिख दें, सॉरी मीटर, या फिर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। लिख लो। ये 3 2 जा 6 होता है, 6 से 60 में डिवाइड देंगे 10 बचेगा, और 10 इधर नीचे आ गया और इसको ऊपर चला।
लिख लिया सबने बेटा? अब इसमें देखो क्या होता है बेटा, अभी हमने एफ दिया था, आर पूछा था, आर दिया जाएगा, एफ दिया जाएगा, वैल्यू चेंज कर सकता है, तो इस तरीके के तो मैं चाहूँ तो 100 क्वेश्चन करा दूं। तो मैंने कंसेप्ट ये चीज सिखा दी, ठीक है? ये चीज समझ में आएगी कि एफ देगा तो आर निकाल सकते हैं और आर देगा तो एफ निकाल सकते हैं। गुणा भाग जोड़ घटाना आपको आना चाहिए, तभी आप ये चीज कर पाएंगे, ठीक है? कुछ लोगों को एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आते, मल्टीप्लिकेशन नहीं आते, तो फिर दिक्कत आती है। यहाँ ये चीज को तभी आप आंसर कर पाएंगे जब आपको ये सब चीजें आती हैं। फिजिक्स तो यही खत्म हो गई थी इस फॉर्मूले में रखने के बाद, इसके बाद यहां से मैथमेटिक्स चालू हुआ। ये समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन बोले बेटा? चलिए, तो अगले क्वेश्चन में ध्यान से सुनेंगे। अपन एक नोट लिखते हैं। सबको पता है बेटा कि एयर में फोर्स कितना होता है? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मीडियम में क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन के आर स्क्वायर। ये मीडियम में होता है और ये एयर में होता है। मतलब अगर मीडियम नहीं दिया तो ये फॉर्मूला लगाना है, और मीडियम दिया है तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो जब मैं इसका सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड दूंगा, तो हमारा एफ मीडियम अपॉन एफ एयर क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन के आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये से ये कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास में क्या बचा? एफ मीडियम अपॉन एफ एयर इक्वल टू के। तो एफ मीडियम इक्वल टू आ गया एफ एयर अपॉन के। मतलब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछ लेता है कि एयर के कंपैरिजन में मीडियम में फोर्स कितने टाइम्स हो जाता है, तो 1 अपॉन के टाइम्स बोले, या के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। अब इस क्वेश्चन फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया था, क्या दिया गया था? लिखा था if the force acting between 2 point charges in air is 60 Newton, find the force acting between them in मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया 3। मतलब एयर में वो चार्ज जो है उनके बीच में लगने वाला फोर्स 60 न्यूटन है। वही चार्ज अगर मीडियम में रखे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो मीडियम में कितना फोर्स लगेगा? तो आप सब लोगों को पता है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? गिवन दैट आपको एयर में दिया गया है फोर्स कितना? 60 न्यूटन। के कितना दिया गया है? 3। और मीडियम में पूछा गया है। तो जब ये सामने फॉर्मूला रखा हुआ है, तो एफ मीडियम कैसे निकालोगे? एफ एयर की जगह 60 अपॉन 3 कट गया, कितना आया? 20 न्यूटन। देखो 3 गुना कम हो गया कि नहीं? तो के की जो वैल्यू दी जाएगी उतने ही गुना हमारा फोर्स कम हो जाएगा। इसमें 3 दिया था तो 3 टाइम्स कम हो गया, 5 दिया होता तो 5 टाइम्स कम हो जाता, 2 दिया होता तो 2 टाइम्स कम हो जाता। इसका मतलब ये चीज याद रखना कि मीडियम में फोर्स जो है वो हमेशा के टाइम्स डिक्रीज होता है। मतलब मीडियम में बढ़ता नहीं है, घटता है। ठीक है, तो ये नोट में आप ये फॉर्मूला लिख लें सीधा, कैसे आया वो मैंने बता दिया, ये नोट में लिख लें और फिर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख करा दिया था क्या मैंने? सेम कराया था, चेंज कर लेते। क्या लिख लो बेटा? 120 न्यूटन और यहां लिख लो 5। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर पूरा चेंज हो जाएगा, है ना?
इसका आंसर आप लोग करें। ठीक है, आपका एयर में फोर्स कितना दिया 120 और के दिया 5। इसका आंसर निकालें आप लोग। हाँ 24 न्यूटन आंसर आएगा। इसका आंसर 24 आएगा बेटा, है ना। अब मीडियम में जब निकालोगे तो एयर की जगह 120 रखोगे और के की जगह 5 कट जाएगा। लिख लिया कि नहीं? लिख लिया। अब ये हो सकता है 120 जगह कुछ और दे दे, आपको आना चाहिए, है ना। एयर में फोर्स अगर दिया है और मीडियम में पूछा है तो कितने टाइम्स कम हो जाएगा, के टाइम्स। के जो वैल्यू दी जाएगी उसके उतने टाइम्स कम हो जाएगी। अगर यही वाटर में पूछा होता क्वेश्चन तो वाटर का के कितना होता है 80, तो 80 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर नंबर 1.3। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। एक में क्वेश्चन पूछा गया है दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दो प्रोटॉन है, दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो क्या होगा। कुल मिला के बात यह है कि आपको कंपैरिजन करना है कि दो प्रोटॉनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो आप सब लोगों को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट तो खैर न्यूक्लियर फोर्स होता है, पर स्ट्रॉन्गर फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो अपन को पता है, हमसे पूछा गया है इफ टू प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड at certain distance, find, या कंपेयर भी लिख सकता है, कंपेयर या फाइंड द रेशियो ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सॉल्यूशन में आप सबको पता है बेटा, Q1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब प्रोटॉन है, उसका चार्ज क्या होता है? प्लस ही। Q2 उसका चार्ज भी क्या होता है? प्लस ही। मास M1 मास ऑफ प्रोटॉन, M2 मास ऑफ प्रोटॉन। भैया दो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का चार्ज होता है E और मास होता है MP। चार्ज होता है E, मास होता है MP, बीच की डिस्टेंस R है। इनके बीच में फोर्स जो है ना उसका रेशियो निकालना है, चार्ज और मास के। तो चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अभी पढ़ रहे थे अपन। और मास की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो 11th क्लास में पढ़ा था। तो जिनने ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पढ़ा वो देख लें यहाँ पे। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G M1 M2 अपॉन R²। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। तो हमको इसका कंपैरिजन करना, सिंपल सी बात। तो हमने यहाँ पे लिखा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R²। और ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा K नहीं, G M1 M2 अपॉन R²। अब हमें कंपैरिजन करना, रेशियो निकाला तो डिवाइड देते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का क्या कर दिया? डिवाइड। तो FE अपॉन FG, तो K Q1 Q2, अच्छा K Q1 की जगह क्या लिख दें हम? E। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दूं K FE, Q1 की जगह मैंने रखा E इंटू E अपॉन R²। Q2 की जगह G, M1 की जगह MP मास ऑफ प्रोटॉन, MP मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन R²। तो देखो R² से R² कट गया, R² से R² कट गया कि नहीं? अब यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना आ जाएगा बताइए? K की वैल्यू कितनी थी? अभी आप लिख रहे थे बार बार, 9 इंटू 10 की पावर 9। E का वैल्यू सबको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वही प्रोटॉन का चार्ज होता है। कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 का, अच्छा माइनस 19 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार लिखा है ना। अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर। सॉरी, जी का वैल्यू भी तो रखना है। एक काम करते हैं, इधर छोटा पड़ रहा है, इसको इधर ही देखते हैं, है ना। देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन G की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। 11th क्लास में जिसने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कैपिटल G की वैल्यू ये फिक्स होती है 6.6। जैसे K की वैल्यू होती है वैसे ही G की वैल्यू होती है। और नहीं पढ़ा है तो अब याद कर लेना कि G की वैल्यू इतनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ठीक है। अब आप यहां पर Fe करेंगे, Fe और अपॉन Fg, Fe अपॉन Fg। तो देखो बेटा ध्यान से, 1.6 को 1.67 से काट सकते हैं, लगभग सेम ही है। 1.6 1.6 7 ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। नियरली निकालना है, कौन सा को एग्जैक्टली निकालना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में बहुत अंतर है। जब बहुत अंतर होता है तो हमें नियरली बताना है।
तो 1.6 जैसे यहाँ पे लिखा है 1.2 और ये लिखा है 1.21, तो लगभग लगभग 120 और 121 है, कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पे 1.67 को अपन काट सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो बेटा 1.67 से 1.67 ये भी काट दिया मैंने। ठीक है, अब ये बच्चा 9 और ये बच्चा 6.67। और देखो बेटा 19 और 19, 19 दूनी 38 होते हैं, 38 माइनस के 38 में प्लस का 9 जाएगा 29, 10 की पावर माइनस 29। इधर देखो 27 और 27 54, 54 में और 11 और जोड़ दो कितने हो गए 65, हो गए कि नहीं? तो हमारे ये हो जाएंगे 10 की पावर 65 माइनस के। अब आप क्या करेंगे बेटा, काम को चेंज कर गया। कैलकुलेटर आता था यहाँ पे शायद, इसमें आता है। तो 9 में डिवाइड देंगे बेटा 6.67, कितना आ रहा है 1.34 आ रहा है। अब 1.34 आ रहा है ना, 5 मान लो, तो एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू आ जाएगा 1.34, है ना। और ये आ जाएगा बेटा 65 में से 29 जाएगा, कितना आ जाएगा 36। ठीक है, माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से नियरली कितना हो जाएगा, नियरली हमारा 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। 10 की पावर 30, दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है 10 की पावर 36। ठीक है, आप इसको एग्जैक्टली भी नहीं रखोगे, 6 का डिवाइड 9 में दे देना, जो आए नियरली वो यहां रख देना और बाकी का ये सॉल्व कर लेना। तो ये नियरली अपन को तो आंसर ऐसे लिखना ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का नियरली 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है। बात समझ आई? ठीक है, तो ये आप लिख लो बेटा।
जिनका ये हो गया वो दो प्रोटॉन की जगह एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में निकालें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सबको पता है ना। ये घर से निकाल के लाइन में लिख देता हूं उनको। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में तो चार्ज तो दोनों का सेम रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई अंतर नहीं आएगा, वही वैल्यू रखनी है। केवल मास इलेक्ट्रॉन का अलग होता है और प्रोटॉन का अलग होता है। इसका इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो बस यहाँ पर जो दो बार लिखा हुआ 1.67 इंटू 10⁻27, इसकी एक की जगह 9.1 इंटू 10⁻31 करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो बस यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन दो बार लिखा, एक होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होगा मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास तो यही रखना, बस इलेक्ट्रॉन का मास चेंज कर देना। सॉल्व करोगे तो लगभग 40 के समथिंग आ जाएगा, 10⁻39। ठीक है क्या नहीं? तो अगले टर्न पर भी न्यूमेरिकल चलेंगे, लेकिन वो अलग कंसेप्ट के चलेंगे। आज जो न्यूमेरिकल हुए वो अलग कंसेप्ट के हुए, अगले टर्न पे फिर से न्यूमेरिकल होंगे फोर्स के, वो अलग कंसेप्ट पर होंगे इसी फॉर्मूला बेस पर, K⁴ पर। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल जिन लोगों को आ रहे हैं या आने लगे हैं, इसकी प्रैक्टिस जो लोग कर लेंगे उनके फिजिक्स में नंबर आ जाएंगे गारंटी से 90+, अच्छा पढ़ेंगे तो। और नहीं करेंगे घर पे प्रैक्टिस तो फिर तो कोई भगवान चल चलाए तब भी कुछ नहीं होगा। और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करें। जिसने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है वो रजिस्ट्रेशन ले ले, है ना, रजिस्ट्रेशन करा ले। नेक्स्ट क्लास में विदाउट रजिस्ट्रेशन मैं क्लास में एंट्री नहीं लूंगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के 3 दिन बाद आपको फीस जमा करनी है, 3-4 दिन पढ़ने के बाद। तुम्हारी श्रुति सोती रहती है, सुबह उसकी जगने की प्रॉब्लम है, जगने की प्रॉब्लम है, तो उसको शाम को भेजो ना, उससे बोलो शाम वाले बैच में आ रहे हैं। बैठना बेटा, इस ऑफिस में आ रहे हैं CBSE का। हाँ किसको? वो कौन कह रहा नहीं आता BSc? वो जा रहे पढ़ने में, उसको लग रहा है, वो उसके नंबर आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 90+ नंबर लेके आ सकती है वो, मैंने उसको 2 दिन में ही देख लिया, सच बता रहा हूँ। मैं तो 4 दिन में पहचान लेता हूँ क्वालिटी, सच में। हाँ बेटा, उसको एक बार मेरे पास तो लेके आओ, तभी तो बात करूंगा मैं। तो उससे बोलो मैं उसके लिए बैच बना दूंगा 8 बजे से। हाँ 8 से 9 नहीं, उसके लिए बना दूंगा। देखो ये मेन बैच है, 7 से 8 जो है ना, ये मेन बैच है। 8 से 9 मेन दूसरा बैच। -27 देखा तो है, तो 27। हाँ बेटा, अभी 1 मिनट। हाँ बेटा बताए, समझ में आ रहा है आपको? हाँ बताएं बेटा। देखो बेटा, फीस तो अपनी 12,000 रुपये है ना। अगर आप इकट्ठी जमा कर लोगे तो आपकी 10 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 9 एक बार में जमा कर दो। 2 बार में करोगे तो 10 हो जाएगी, 3 बार में करोगे तो 12 रहेगी। और आप पढ़ के देख लो, आपको जो हम आपको बता रहे हैं आप ऐसे ही देख लेना, आप दूसरे के नोट्स मिला लेना। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरे मुरार में, पूरे DD नगर में कोई नहीं मिलेगा।
ये मेरी गारंटी है। नोट्स मैच करोगे तब आपको समझ में आएगा। कुछ लोग किताब छाप